हेलो व्यूअर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे लेंसेज के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे, डॉक्टर नेहा हम लोग के साथ में है, वीआर सर्जन है, बहुत एक्सपीरियंसड हैं, रेटिना के बारे में इनको सारी नॉलेज है। हम लोग आज बात करेंगे, बहुत आप ज़्यादातर लोगों ने आप सुना होगा पर्दे की सूजन यानी मैकुलर एडिमा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये आखिर में मैकुला भला क्या है, मतलब मैकुला होता क्या है। देखिए, हमारी आँख जैसे एक कैमरे की तरह होती है, हमारी आँखों में लेंस होता है जो कि हमारा कॉर्निया है, हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है। तो जैसे एक कैमरे में लेंस होते हैं वैसे ही आँख के अंदर लेंस सिस्टम होते हैं। और जैसे कैमरे के अंदर एक फ़ोटोग्राफिक फिल्म होती है, पुराने ज़माने में जो कैमरा होता था हम लोग उसको पहले फ़ोटो खींचते थे, फिर उसकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म को धुलवाते थे, उसको हम लोग कहते थे धुलवाने जा रहे हैं, तब पिक्चर्स बनती थी। इमेज आजकल इमेज क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, तो सारा अंदर रेटिना के जो आपके पर्दे फोटोग्राफिक फिल्म सरफेस जो होती है वो अब अलग से उसको केमिकली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप कंप्यूटर पे सेव हो जाती है, माइक्रोचिप पे सेव हो जाती है पिक्चर। तो वैसे ही हमारी आँख के अंदर हमारा पर्दा होता है, उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। जो रोशनी हमारी आँखों में कॉर्निया लेंस के थ्रू होती हुई जो आँख के अंदर पर्दे पे जाती है, वो उसको प्रोसेस करता है रेटिना। और जो चिप होती है वो हमारे ब्रेन में होती है, ब्रेन में चिप है जिससे कि रोशनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए ब्रेन में जाती है। ब्रेन में हमारा जो पीछे का पोर्शन जिसको ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं वो उसको प्रोसेस करके और हमें इमेजेस के बारे में बताता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग, ज़्यादातर पर्दे की सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है डॉक्टर नेहा, ये सबसे पहले बताइए। जैसे कि सर ने बताया कि कॉर्निया होता है, लेंस होता है, तो एक और बीच में लेयर है दैट इज़ कॉल्ड प्यूपल। तो प्यूपल नॉर्मली हमारे कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, तो जो हमारी मेन इमेज फॉर्म होती है वो सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना पे ही फोकस होती है, जिसे हम लोग मैकुला बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी रेज हैं वो जाकर फोकस हो रही है सेंटर पार्ट पे, इसलिए वो हाईली सेंसिटिव बनाया गया है। नेचुरली वो इतना हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एक्सपोज हैं जो लाइट रेज हमारी आँख के अंदर एंटर कर रही हैं उससे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर रेटिना एक चादर की तरह है तो उस चादर का जो सेंट्रल एरिया है दैट इज़ कॉल्ड मैकुला। और मैकुला का अगर हम एक सेंटर पॉइंट की बात करें तो दैट इज फोबिया। फोबिया इज अगेन अ वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ। अच्छा, व्यूअर्स को ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि मैकुला और रेस्ट ऑफ रेटिना में डिफरेंस क्या होता है। मैकुला में जो कलर सारी जितने भी कोन्स होते हैं वो ज़्यादातर मैकुला में कंसंट्रेटेड होते हैं। कोन्स क्या हैं जो हमें डे एंड नाइट कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो हमारे कुछ सेल्स होते हैं, उन्हें हम रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। उनकी जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैकुला पे होते हैं। तो मैकुला इस सेंस में भी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अगर आप किसी रंग को पहचान रहे हैं, अगर आप अंधेरे में देख पा रहे हैं, चीज़ों को ढूंढ पा रहे हैं, तो हमारे उन रॉड्स एंड कोन्स सेल्स की हेल्प से देख पा रहे हैं। जो ब्लैक एंड वाइट जो इमेजेस होती हैं वो रॉड्स के थ्रू बनती हैं, और जो कोन है हमारा वो कलर्ड, मतलब कलर 3 तरह की कोन्स होती हैं, जो ग्रीन कलर, रेड कलर और ब्लू कलर के लिए। तो तीनों से मिक्स करके ही हमारी ब्रेन प्रोसेस करके और इमेजेस में इतने सारे कलर बनाता है कि ज़्यादातर फीमेल्स के लिए भी पिंक नहीं होता, वो भी बहुत सारे पिंक्स होते हैं। तो और मुझे लगता है कि फीमेल्स के कलर सेंस ज़्यादा होते हैं मेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि हम लोग को तो 7 रंग दिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फीमेल्स को 7 के 7000 कलर्स दिखते हैं, जो उसका प्रोसेसिंग दिमाग में होती है। तो अब ये बताइए डॉक्टर नेहा कि पर्दे के सेंट्रल में मैकुलर एडिमा आजकल, क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, बहुत सारे बीमारियाँ आजकल हैं जो हमारे पर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं। तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं तो उनकी आंखों में आप लोग देखते हैं उनके विज़न की प्रॉब्लम होती है। तो कैसे पता लगता है, पहले मैकुलर एडिमा यानी मैकुलर की स्वेलिंग को कब कहेंगे कि मैकुला में स्वेलिंग है? जैसे कोई भी अगर स्ट्रक्चर है तो उसका एक डिपेंडेंट पार्ट होता है, मतलब कोई भी चीज़ आकर अटकेगी तो उस डिपेंडेंट पार्ट पर आके वो फोकस हो जाती है। तो जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के चेंजेस होते हैं वो मोर कॉमनली हमें मैकुला पे मिलते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो खून की नलियाँ हमारे पर्दे पे हैं, वो बहुत ही बारीक हैं। तो दोनों ही डिजीज़ में, चाहे वो डायबिटीज़ हो चाहे वो हाइपरटेंशन हो, दोनों में ही उन ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं वो वीकन हो जाती हैं और उनमें से लीकेज होने लगता है सीरम का, फ्लूइड का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड का। और जैसे कि मैंने कहा कि डिपेंडेंट पोर्शन पे जाकर वो इकट्ठा होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं हमारे मैकुला पे। अब क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, आप लोग जितना क्लियर दिखते हो, जितना क्लियर विजन है, वो मैकुला की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें जाकर फोकस हो रही हैं हमारी किस पे, मैकुला पे। अब कोई भी स्ट्रक्चर
जो कि नॉर्मल एनाटमी में था, नॉर्मल था, बट उस पे हमने कुछ जाकर अलग मतलब सा swelling, एक उसके चीज़ ऊपर रख दी। तो मतलब मैकुलर नॉर्मली कितना थिक होता है? सर थिकनेस तो Microns एग्जैक्टली हाँ माइक्रॉन्स में है, बट उसका एरिया इज इम्पोर्टेंट। सो जितना हमारा डिस्क किस होता एरिया है, में? अगर हाँ, वो सेंटर में होगा तो ज़्यादा विजन इफेक्ट करेगा, फोविया पे होगा तो बहुत ज़्यादा विजन तो पे बहुत इफेक्ट ज़्यादा करेगा। इफेक्ट करेगा। तो नहीं तो 15 हम मतलब आप कब कहते हैं कि आपके पर्दे पे स्वेलिंग है, मैकुलर एडिमा है आपको पेशेंट्स ओके, के? तो देयर इज अ नर्व हमारे रेटिना पे, उस नर्व के साइज से हम लोग मैकुला का साइज कंपेयर करते हैं। तो अगर हम किसी स्मॉल लेंस से देखेंगे तो हमें मैकुलर पार्ट वहाँ पे दिख जाएगा। जो कोलेस्ट्रॉल्स जमे हुए होंगे वो कैसे दिखेंगे? एकदम येलोइश Yellowish। क्रिस्टल शेप में दिखेंगे। जो फ्लूइड होगा वो कैसा दिखेगा? वेवी, क्योंकि एक सरफेस है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, बट उस पर क्या हुआ, जाकर पानी इकट्ठा हो गया, तो वो कैसा दिखेगा? थोड़ा सा एलिवेटेड दिखेगा। और ऑब्वियसली अगर ब्लड लीक कर रहा है तो वो कैसा दिखेगा? रेड इन कलर का, रेड डॉट्स दिखेंगे या रेड फ्लेम शेप दिखेंगे। तो ये दो शेप्स होती हैं जो लेयर्स के जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग होती हैं। लाइक जो सुपरफिशियल होते हैं वो फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस होते हैं। ये तो आपने देखा, यस। लेकिन पेशेंट को कैसे पता लगेगा कि मेरी आंख में हाँ, कुछ ऐसा तो हो गया? आप सिम्टम्स क्या लोगों होंगे? को सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली यही है कि सबसे पहले ब्लरिंग ऑफ विजन होगी। आपको कोई भी सीधा स्ट्रक्चर, लाइक अगर आप टेबल देख रहे हैं तो टेबल का सरफेस स्मूथ ना लग के वेवी दिखेगा। कोई या लाइन फिर है वो टेढ़ी कोई आपको लाइन दिखेगी। दिखेगी तो वो टेढ़ी दिखेगी। आप जब रीडिंग करने बैठेंगे तो शब्द आपको ब्लर हो जाएंगे, सब में शैडो नजर आएगी, तो आपको लगेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद विजन, तो मुझे अपना मतलब retina अगर check विजन कराना में चाहिए। ब्लरिंग आ रही है और क्वालिटी विजन अच्छी नहीं है है। और आप डायबिटिक हैं और हाइपरटेंसिव हैं तो आपकी आंख में मैकुलर एडिमा हो सकता है। यस, बिल्कुल। तो अब आपके पास पेशेंट आया, उसकी विजन में ब्लरिंग है, आपने देखा कि हेमरेजेस हैं, यस, स्मूथनेस कम है, जगह जगह स्वेलिंग दिख रही है, उसमें Lipids, हार्ड एक्सीडेट्स दिख रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तब आप क्या फिर टेस्ट ऑर्डर करते हैं और कैसे आप प्लान करते हैं तब ट्रीटमेंट के हम लिए? उन पेशेंट्स को डायलेट करके देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना पे दिख रही है वो पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना पे भी हो सकती है। और पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना से ही वो लीकेज स्टार्ट हो रहा है, जो कि इकट्ठा हो रहा है किस पे? मैकुला पे। तो वो हमें अपने ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो कि नॉन इन्वेजिव है, नॉन कॉन्टैक्ट टेक्निक है, हाई टेक्नोलॉजी है आजकल, OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इस स्कैन को करना बहुत ही सिंपल है, तो उससे हमें बहुत डिटेल्स ऑफ रेटिना पता लग जाती है। इवन हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि स्वेलिंग किस लेयर में है, रेटिना के नीचे है, रेटिना को लिफ्ट करिए, या विद इन द लेयर्स ऑफ रेटिना है। और अक्सर हमारे कॉमन मैन में कॉमन जो पब्लिक है उसमें OCT को कहते हैं कि हमने आँख का CT कराया है, स्कैन कर रहे हैं, तो वो CT स्कैन नहीं है, इसको हम लोग ऑप्टिकल कोहेरेंस टोपोग्राफी कहते हैं, जिससे कि हमें लगभग सारी लेयर्स के बारे में डिटेल पता लग जाता है। जैसे डॉक्टर नेहा ने बताया कि एम्फेसाइज किया कि ये नहीं कि आपका केवल मैकुला गड़बड़ है तो हमें मैकुला का ट्रीटमेंट करना है, पूरा पर्दे की आपकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कहीं की पेरिफेरी में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब भी उसका इफेक्ट आपका मैकुला पे आएगा। तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन इज फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी। तो उसको करके क्या हमें पता चलता है कि पेरिफेरल पार्ट ऑफ रेटिना में कहाँ से लीकेज हो रहा है, जिस लीकेज की मैं बात कर रही थी, तो वो वेसल्स उस एंजियोग्राफी से हमें पता लग जाते हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी सिंपल टेस्ट, थोड़ा सा इन्वेजिव है क्योंकि इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं, बट इन ml ओनली मिलीलीटर्स में करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी। ये एंजियोग्राफी जो हार्ट के लिए की जाती है वैसी नहीं है, नो, वो डाई नहीं है, वो सब कुछ सेपरेट है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। क्योंकि हमें आर्टरीज के बारे में पता होगा कि कहाँ पे ब्लॉक है, किस एरिया में रेटिना में ब्लड आ रहा है, कहाँ पे इश्चीमिया हो रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है ब्लड, क्योंकि जहाँ पर नहीं आ रहा है वहाँ पर सारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो कि आपके डिफेक्टिव जो नॉर्मल एरिया को डिफेक्टिव कर रहे हैं, तो इसलिए उनको पहचान के उनको लेजर कर दीजिए, आप उन एरियाज को कंप्लीटली स्क्लेरोज कर दीजिए। लेजर क्या है? दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, ये भी एक OPD प्रोसीजर है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ग्रीन लेजर करके वहाँ पे उन वेसल्स को स्क्लेरोज कर देना है, बंद कर देना है हमेशा के लिए, ताकि वो लीकेज ही ना हो, क्योंकि वो फिर यूजफुल नहीं है हमारे लिए। वहाँ से जो केमिकल्स निकल रहे हैं दैट ऑल आर हार्मफुल। मतलब ये नहीं कि लेज़र आपने फिर लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमने लेज़र करा लिया और डॉक्टर हम तो बहुत बार लेज़र करा चुके हैं, हमें कुछ आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन लेज़र का मतलब है कि हमारा जो पार्शली एरिया जो डिफेक्टिव है वो हमारे बाकी जो नॉर्मल यानी मैकुलर एरिया को खराब ना करे, इसलिए उसको नॉकआउट कर दे। तो इसलिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि लेज़र फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है, लेज़र का पर्पज़ है केवल हमारी
आंखों की जो लाइफ है लॉन्जिविटी को बढ़ा दे। बिल्कुल। और सबसे बड़ा रोल तो उसमें पेशेंट्स का है कि आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज कंट्रोल रखिए। कंट्रोल वो तो सबसे सर फर्स्ट वही है कि आप अपना डायबिटीज कंट्रोल करिए, बिकॉज फिर और आजकल मैंगो सीजन चल रहा है तो लोग आदमी खूब खाते हैं मैंगोज। और ज़्यादातर लोगों में होता है उनकी फैमिली के साथ आते हैं जो वो कहते हैं नहीं हमारी मदर तो ये नहीं खाती, लेकिन अगर आप उनसे ध्यान से पूछिए तो मदर मुस्कुरा रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है। अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ी है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि डायबिटीज़ आपकी कोई सनलाइट से नहीं बन जा रही है बॉडी में, आपकी मुंह से ही जा रही है। तो आप क्या खा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितना खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में लास्ट में 20 साल 10 साल आपकी ज़िंदगी बिस्तर पे ना बीते और कट शॉर्ट भी कर रहे हैं हम अपने लाइफ स्पैन को। अगर हम कंट्रोल आजकल कट शॉर्ट करने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं क्या हुआ हम तो 60 साल जी लेंगे, लेकिन हम 60 साल 70 साल 80 साल की बात नहीं कर रहे हैं। लॉन्जिविटी का मतलब ये नहीं कि मैं 100 साल जीऊँ, लॉन्जिविटी का मतलब है कि मैं लास्ट के 10-15 साल में चलता रहूँ, एक्टिव रहूँ और मैं देखता रहूँ। तो इसलिए आँखों में आज जिस तरह से डायबिटीज़ का सर्ज आया है इंडिया में, नाउ इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, और हम लोग बहुत लापरवाह हैं तो इसलिए पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं डायबिटीज़ के। तो इसलिए मैकुला जो हमारा मैकुला जो आई का रेटिना का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, उसको बचाने के लिए सबसे बड़ा रोल आपका है। एज ए सिस्टमिक कंट्रोल ध्यान रखना, अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखना, टाइमली चेक कराते रहना। अच्छा ये बताइए कि कितना फ्रीक्वेंटली डायबिटिक पेशेंट को आना चाहिए आई चेक? तो उसके भी ग्रेडिंग्स हैं। अगर आपके बहुत ही माइल्ड चेंजेस हैं तो आप आराम से 6 मंथ्स के फॉलोअप पे रहिए। अगर वो चेंजेस ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि अगर मॉडरेट चेंजेस में है आप तो 3 मंथ्स पे आइए, लेकिन अगर मॉडरेट से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया, सीवियर हो गया, वेरी सीवियर हो गया, 1 मंथली इवन आफ्टर इंजेक्शंस एंड लेजर्स भी क्लोज वॉच रहता है पेशेंट का। पेशेंट एक्चुअली थक जाते हैं, उनको लगता है कि वाई द डॉक्टर इज कॉलिंग अस अगेन एंड अगेन, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को थकना नहीं है। हो सकता है वो लेज़र एक सिटिंग में ना करे, हो सकता है वो लेज़र मल्टीपल सिटिंग में करें, तो उसमें आपके लिए कोई हार्म नहीं है, वो आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। तो मल्टीपल टाइम्स अगर आना पड़ रहा है आप लोगों को फॉलोअप्स पे तो प्लीज़ आइए, बिकॉज वो आप ही के लिए इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल। भाई आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रखना और डायबिटीज़ के इम्पैक्ट्स को बॉडी में देखते रहना। अब जैसे आप डायबिटीज़ है तो आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको शुगर तो चेक करानी पड़ेगी ना कि आपका कंट्रोल है कि नहीं करे है। अब उसके इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी में, आपकी किडनी पे, उसके हार्ट में, आंखों में तो नहीं आ रहे हैं, तो उसको भी चेक कराना पड़ेगा। तो अगर आपकी अर्ली इनिशियल स्टेज में डायबिटीज़ है तो ईयरली आप आ रहे हैं चेक कराने के लिए, लेकिन अगर आपकी आंख में कुछ इम्पैक्ट शुरू हो गए तो फिर आपको फिर तो 6 मंथली या 3 मंथली आना पड़ेगा। और ये सोचना कि मुझे बार बार जाना पड़ रहा है, तो बूंद बूंद करके ही सागर भरता है। आप छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी से तो हमारी आगे के लिए ज़िंदगी होती है। तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो टाइम के हैं आपके, जो आज आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, आपको अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ रहा है, ये फाइनली आपकी लाइफ की ही लॉन्जिविटी और लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाएंगी। मेरा बेसिक स्ट्रेस तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हम बिस्तर पे हम अपनी लाइफ को ना बिताएं। तो थैंक यू डॉक्टर नेहा, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए। मैकुला बहुत इंपॉर्टेंट है बचाना, और स्पेशली ये जो टॉक है ये फोकस्ड है डायबिटिक्स के लिए और स्पेशली हाइपरटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों मिल जाती हैं तो इसका डैमेज भी 6 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर ये चीज़ें हैं आपकी तो अपने खान पान पे ध्यान रखिए। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर ने बताया वो करिए। स्वीट्स या आपको टाइम कब खाना है, कितना खाना है, ये आपका वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए। इवन आफ्टर मेडिकेशन मेजर करते रहिए कि आपकी दोनों चीज़ें कंट्रोल है, बीपी कंट्रोल है, डायबिटीज़ कंट्रोल है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए, कोशिश करेंगे कि डॉक्टर नेहा से ही उसका जवाब लें हम लोग। और अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे सवाल पूछते रहिए। अपना बहुत ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, बच्चों की केयर करिए और आँखों का अपना बहुत ध्यान रखिए। खाने पीने में बहुत कंट्रोल रखिए। नमस्कार।